सोचिए, अगर कोई ये कहे कि एक ऐसी किताब है जो खुद को किताब मानती ही नहीं, बल्कि एक ऐसा जिंदा सबूत मानती है जिसे सदियों से छिपा कर रखा गया था। आज हम इसी टेक्स्ट की दुनिया में उतरेंगे। ये है कर्मा नायक की द हीरानागपुर गार्डियन फाइल्स। हमारा काम होगा इसकी कोर आइडियोलॉजी को बिल्कुल निष्पक्ष होकर तोड़कर समझना। देखिए, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा। लेखक शुरुआत में ही साफ कर देते हैं कि इसे एक खुलासे की तरह देखा जाना चाहिए, एक ऐसी सच्चाई जिसे एक शक्तिशाली शिकारी सिंडिकेट ने उनके मुताबिक जानबूझकर दबा दिया था। और यही सोच, यही फाउंडेशन है जिस पर आज का पूरा विश्लेषण टिका हुआ है। ठीक है, तो इस जटिल विचारधारा को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले नाम पर एक जंग, फिर शरीर कैसे एक फायरवॉल बनता है, उसके बाद प्रकृति का सर्वोच्च कानून, चौथा हीरा मेधा को अनलॉक करना, और आखिर में एक डिजिटल विद्रोह छेड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला युद्ध क्षेत्र कहाँ है? लेखक के हिसाब से ये जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई दिमाग के अंदर है, और इसकी शुरुआत होती है एक नाम से। मतलब सारा का सारा संघर्ष पहचान के हेरफेर से शुरू होता है। यहाँ पर लेखक का मुख्य तर्क आता है। वो कहते हैं कि इस जमीन का नाम जानबूझकर बदला गया था। उनका मानना है कि हीरानागपुर यानी हीरों की भूमि से झारखंड यानी झाड़ियों की भूमि में बदलाव सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था। ये एक रणनीतिक चाल थी, लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने के लिए और उनके कीमती संसाधनों की कीमत गिराने के लिए। और यहाँ पर लेखक एक बहुत ही शक्तिशाली डिजिटल रूपक का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए ये नाम बदलना कोई साधारण प्रशासनिक कदम नहीं है। नहीं, वो इसे एक सॉफ्टवेयर वायरस कहते हैं। एक ऐसा वायरस जिसे लोगों की सामूहिक चेतना में इंस्टॉल कर दिया गया है, ताकि वो खुद को हमेशा गरीब और पिछड़ा हुआ ही समझें। तो सवाल उठता है, इस प्रोग्रामिंग के पीछे है कौन? लेखक इसका नाम देते हैं शिकारी सिंडिकेट। पर ये कोई गुप्त समाज नहीं है। उनके मुताबिक ये एक अदृश्य नेटवर्क है भ्रष्ट कॉरपोरेशनों का, मीडिया का, प्रशासनिक प्रणालियों का, जो शोषण पर ही जिंदा रहता है। यही इस पूरी कहानी का मुख्य खलनायक है। तो ठीक है, अगर बाहर की दुनिया मनोवैज्ञानिक वायरस से संक्रमित करने की कोशिश कर रही है, तो इससे बचा कैसे जाए? लेखक कहते हैं, एक आंतरिक फायरवॉल बनाकर। और ये फायरवॉल हमारे शरीर से शुरू होता है। यहाँ पर लेखक एक काफी विवादास्पद लेकिन उनके लिए केंद्रीय दावा करते हैं, भोजन राजनीति है। वो शाकाहार को सीधे सीधे मानसिक स्पष्टता और हेरफेर के खिलाफ प्रतिरोध से जोड़ते हैं। उनके लिए हम जो खाते हैं वो सिर्फ पोषण नहीं है, नहीं, यह इस बात का फैसला करता है कि हमारा दिमाग बाहरी नियंत्रण के लिए कितना संवेदनशील है। और ये उदाहरण सब कुछ साफ कर देता है। आज का उलगुलान तलवार से नहीं, मेधा से जीता जाएगा। यानी आज की लड़ाई बुद्धि की है, हथियारों की नहीं। लेखक के लिए व्यक्तिगत शुद्धता और बौद्धिक स्वतंत्रता ये आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एक शुद्ध शरीर ही एक संप्रभु मन की नींव हो सकती है। तो अगर सिंडिकेट के बनाए कानून शोषणकारी हैं, तो इसका विकल्प क्या है? इसका जवाब लेखक एक बहुत ही कट्टरपंथी समाधान में देते हैं। इंसानों के बनाए सारे कानूनों को अस्वीकार कर दो और रुख करो प्रकृति के सर्वोच्च कानून की तरफ। और इस पूरी फिलॉसफी को लेखक एक संक्षिप्त नाम में समेट देते हैं, भगवान। ये 5 तत्वों को दर्शाता है, भूमि, हवा, अग्नि, गगन और नीर। उनके लिए ये ब्रह्मांड का सोर्स कोड है, एक ऐसा संविधान जो इंसान के बनाए किसी भी कानूनी सिस्टम से कहीं ऊपर है। और ये तालिका इन 2 विश्व दृष्टिकोणों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है सिंडिकेट का कानून जो प्रजा बनाता है, यानी एक नियंत्रित विषय, लेकिन दूसरी तरफ है प्रकृति का कानून जो इंसान को प्रकृति का ही एक अंश मानता है, एक संप्रभुजगाई। ये नियंत्रण और आजादी के बीच का मौलिक अंतर है। तो ठीक है, अगर कोई अपना नाम वापस हासिल कर ले, अपने शरीर को साफ कर ले और प्रकृति के कानून के हिसाब से जिए, तो आखिर में होता क्या है? आप अनलॉक करते हैं जिसे लेखक कहते हैं हीरा मेधा, यानी डायमंड इंटेलेक्ट, अंतिम मानसिक स्थिति। तो ये हीरा मेधा है क्या चीज?
ये एक ऐसी बुद्धि है जो अनुशासन के जरिए इतनी स्पष्ट और लचीली हो चुकी है कि एक हीरे की तरह उसे शिकारी सिंडिकेट का प्रचार काट नहीं सकता, हैक नहीं कर सकता। मतलब मानसिक अभेद्यता की स्थिति। और लेखक इसे पाने का एक स्पष्ट 3 चरणीय प्रक्रिया भी बताते हैं। पहला कदम डेटा फिल्टरिंग, यानी जो भी जानकारी आ रही है उसे फिल्टर करो। दूसरा, शाकाहारी ईंधन, अपने शरीर को शुद्ध करो ताकि दिमाग तेज चले। और तीसरा, संप्रभु प्रश्न, हर जानकारी के स्रोत और उसके मकसद पर हमेशा सवाल उठाओ। तो इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? देखिए, एक हीरा मेधा के साथ ये विचारधारा सिर्फ एक निष्क्रिय दर्शन नहीं रह जाती, ये कार्रवाई के लिए एक आह्वान बन जाती है आज की आधुनिक दुनिया के लिए। ये ऐलान है एक डिजिटल विद्रोह का। यहाँ लेखक विद्रोह के पारंपरिक विचार को पूरी तरह से पलट देते हैं। उनके लिए आज की लड़ाई जंगलों या सड़कों पर नहीं है, ये लड़ी जा रही है इन्फोस्फीयर में, यानी उस डिजिटल दुनिया में जहां कहानियां बनाई और तोड़ी जाती हैं। तो इस गुरिल्ला सूचना युद्ध के हथियार क्या हैं? वो डिजिटल हैं। यूट्यूब बन जाता है एक संप्रभु प्रसारण स्टेशन। एआई बन जाता है एक उपकरण जिससे सिंडिकेट के झूठ को उजागर किया जा सके और नया कंटेंट बनाया जा सके। और डेटा बन जाता है वो सबूत जो उनकी कहानी को खत्म कर सके। इसका लक्ष्य सिंडिकेट के झूठ के जाल को काटना और गार्डियंस का एक वैश्विक नेटवर्क बनाना। और ये उदाहरण इस आंदोलन के अंतिम लक्ष्य को दर्शाता है। मतलब आप सिर्फ सिस्टम से लड़ नहीं रहे, आप सिस्टम के लिए ही एक सिस्टम एरर बन जाते हो। विचार ये है कि एक विकेंद्रीकृत लचीला नेटवर्क बनाया जाए जिसे कोई एक केंद्रीय प्राधिकरण बंद न कर सके। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो हमने एक पूरी यात्रा देखी है। ये शुरू होती है एक नाम को पुनः प्राप्त करने से, फिर एक आंतरिक जैविक फायरवॉल बनाने तक जाती है। इसके बाद BHAGWAN के सार्वभौमिक कानून को अपनाना, फिर एक अनहैकेबल हीरा मेधा को प्राप्त करना और आखिर में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके एक डिजिटल उलगुलान छेड़ना। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण को एक आखिरी शक्तिशाली विचार पर छोड़ते हैं जो सीधे टेक्स्ट से ही आता है। लेखक कहते हैं, पहचान एक पासवर्ड की तरह है। अगर ये सच है तो असली सवाल ये है, इस पासवर्ड को कौन नियंत्रित करता है और उसे बदलने के क्या मायने होंगे?